औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे कायनात के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनती कानों को मोइन नवाब का सलाम। और मोइन नवाब के साथ लाशारी साहब बैठे हैं, इनकी तरफ से मैं सलाम कह देता हूँ। नाज़रीन, आज का शो जो है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने मुश्ताक लाशारी साहब को दावत दी थी और उन्होंने मेरी दावत को कबूल किया। और मुश्ताक लाशारी साहब का ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा यूरो एशिया वर्ल्ड न्यूज़ के लिए। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ लाशारी साहब का कि वो आएँ। लाशारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यूरो एशिया वर्ल्ड न्यूज़ के स्टूडियो तशरीफ़ लाए। क्या हाल आप, कैसे हैं? मोइन नवाब साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और अपने यूरो एशिया वर्ल्ड न्यूज़ के तहत मुझे आज इंटरव्यू करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। लाशारी साहब, वैसे तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में और यूके में और दुनिया भर में लोग आपको अच्छी तरह जानते हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज का जो इंटरव्यू है यूरो एशिया की तरफ से मैंने जो आपके लिए जो सोचा है, मैंने कहा कि आज क्यों ना, सियासी बातें तो आपसे कुछ करेंगे हम, लेकिन आज क्यों ना आज हम आपकी कुछ ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी आपसे बात करें। तो इस तरह से मैंने आज एक छोटा सा एक प्लान बनाया है कि हमारे नाज़रीन को पता चले कि मुश्ताक लाशारी साहब जो हैं वो क्या हैं और उनकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उनकी तालीम कहाँ से है, पाकिस्तान में वो कहाँ रहते थे, बरतानिया उनका कब आना हुआ, सियासत में उन्होंने कदम कब रखा, और बड़े बड़े सियासतदान पाकिस्तान के जो है शायद उनके साथ भी आपका वक्त गुजरा हो। तो लाशारी साहब, आपकी पैदाइश कहाँ की है? मैं जी चिन्योट, डिस्ट्रिक्ट चिन्योट है, पहले ये ज़िला जंग हुआ करता था, उसका एक छोटा सा गांव है झोक मलिया, और उसमें मैं पैदा हुआ था 1950s में, 1950 में, यानी पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद जी। और फिर वहीं पैदा हुआ और वहीं मैंने प्राइमरी तक पढ़ा। प्राइमरी तो नहीं पढ़ा लेकिन 2-3 जमातें वहाँ पढ़ी और फिर मैं चिन्योट शिफ्ट हो गया और वहाँ अल इस्लाह हाई स्कूल एक है, अब भी है, उसमें मैं पढ़ता रहा। अच्छा, तो ये आपका चिन्योट से ताल्लुक़ है, पंजाब से, तो सिंधी ज़ुबान आप बड़ी अच्छी बोलते हैं। ये कोई बाकायदा आपने सिंधी की तालीम हासिल की है या कि? मैंने अपना घर 8 साल की उम्र में छोड़ दिया था और मैं सड़कों का आदमी हूँ। मुझे लंदन में भी लोग अक्सर सड़कों पे मिलता हूँ, इसलिए मैं बहुत सारे दोस्त भी बनाता हूँ और इसी वजह से मेरा पाकिस्तान के और बरतानिया और दुनिया के बड़े सियासतदानों, वो नेल्सन मंडेला हो, यासिर अरफात हो, वो लैला खालिद हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो हूँ, बेनज़ीर भुट्टो हूँ, नवाज शरीफ हूँ, सबसे मेरा मुलाकात, इमरान खान हूँ, सबसे मेरा रब्ता है। इस वजह से कि मैं सड़कों पे बहुत दौड़ता हूँ। और 8 साल की उम्र में जब मैंने अपना गांव छोड़ा, चिन्योट में आ गया, चिन्योट से मैं लैलपुर गया, लैलपुर से मैं कराची गया, कराची से सिंध, और ख़ास तौर पे जब मैं, चूँकि जंप करना पड़ रहा है जो आपके सवाल के जवाब में, 1980s में जब मैं PIA में था और वहाँ की ट्रेड यूनियन का बहुत एक्टिव मेंबर था, बल्कि सेक्रेटरी जनरल था, तो ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जान बचाने के लिए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत को बहाल कराने के लिए जद्दोजहद की। तो उस जद्दोजहद के दौरान मुझे सिंध के इंटीरियर में मफरूर होकर रहना पड़ा। इंग्लैंड में आने से पहले वहाँ कुछ अर्सा में बलूचिस्तान और सिंध के इंटीरियर में रहा, तो वहाँ मैंने सराइकी, सिंधी और बलोची, ये तीनों ज़बानें जो है सीखी। वैसे भी मुझे ज़बानें सीखने की आदत है, शौक़ है, तो मैं ज़बानें सीखता रहता हूँ। लेकिन सिंधी तो चूँकि ऐसी करीब ज़बान थी चिन्योट की ज़बान के, सराइकी और सिंधी और फिर बलोची, चूँकि मैं बलूचिस्तान में रहा, तो इसलिए ये मुझे, मेरी मजबूरी थी कि मैं ये ज़बानें सीखे। जैसे अब बरतानिया में रहते हुए मेरी मजबूरी है कि मैं अंग्रेज़ी सीखूं, तो ये भी ज़बानें मैंने सीखी। नहीं, माशाल्लाह, सॉरी, आप बरतानिया में रहते हुए आपने अंग्रेज़ी सीखी, बड़ी अच्छी आप अंग्रेज़ी बोलते हैं। इसी तरह सिंधी के हवाले से जो आपने बताया, सिंधी बड़ी अच्छी बोलते हैं, पंजाबी आपकी जो है माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। अच्छा लाशारी साहब, आपने स्कूल का बताया, तो उसके बाद फिर कॉलेज वगैरह भी वहीं चिन्योट में रहा सिलसिला या कि कहीं और आप? नहीं, मोइन नवाब साहब, मेरी ज़ाती तौर पे मेरी लाइफ का स्टार्ट इसलिए 8 साल की उम्र में हुआ कि जब मैं 5 साल का था और मैं इकलौती औलाद हूँ अपनी माँ की। अच्छा। तो मेरी माँ फौत हो गई जब मैं 5 साल का था। तो फिर 8 साल की उम्र में मैंने जब घर छोड़ा तो मैं अपने अंकल के पास शिफ्ट हो गया, उन जो वकील थे, और वहीं मैंने जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई। मैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं गया, बल्कि मेरी जो एजुकेशन है वो सड़कों की है, स्ट्रीट एजुकेशन है। मैंने प्राइवेटली FA किया, प्राइवेटली ग्रेजुएशन की,
फिर मैंने LLB में दाखिला लिया जो मैं कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन लॉ के बारे में बहुत सीख चुका हूँ बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़ इन लॉ। अच्छा, माशाल्लाह, आपने ग्रेजुएशन किया, चलें आप कॉलेज नहीं गए लेकिन आपने इल्म तो हासिल किया, इल्म की शमा जो है उसको तो बहरहाल के आपने जो देखा कहाँ है उसको आपने हासिल किया। अच्छा, जो आपने कहा कि मैं सड़कों पे रहा हूँ, सड़कों पे ये कोई ख़ास वजह थी सड़कों पे रहने की? अब देखिए जी, सड़कों से मेरी मुराद ये है कि जैसे हमारे यहाँ सियासतदान कहते हैं कि या तो मैं आपको रेल में मिलूंगा या जेल में मिलूंगा, मकसद ये होता है कि ट्रैवल करते हैं, सफ़र वसीला है, ज़फ़र होता है। तो मैं चूँकि 8 साल की उम्र में, जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना गांव छोड़ा, फिर चिन्योट मैंने 14-15 साल की उम्र में छोड़ दिया। उस वक़्त मेरी खुशकिस्मती समझें कि जब मैंने अपना चिन्योट छोड़ा था 1967 में, 15-16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, और लैलपुर आया था, तो उस वक़्त मैं बहुत मिच्योर हो चुका था, क्योंकि मेरे अंकल जो थे वो लोकल पॉलिटिक्स में थे, कन्वेंशन मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे, और हमारे एक बाबा सोशलिज्म शेख रशीद होते थे जो फौत हो गए 2004 में, 2003 के सितंबर में। वो किसान कमेटीज चलाते थे जो पाकिस्तान के, पंजाब के किसानों और सिंध के हारियों की हकूक़ की जद्दोजहद करते थे। तो मैं उन दोनों में एक्टिव था, यानी अंकल की वजह से कन्वेंशन मुस्लिम लीग में, और अंकल मेरे जो थे वो लोकल बॉडीज़ के, जो अयूब खान ने इंट्रोड्यूस कराई थी BD सिस्टम, उसमें काउंसलर और चेयरमैन थे। तो मैं उनके साथ बहुत एक्टिव था। तो इसलिए मुझे ये सड़कों पे रहने की जो मैं बात करता हूँ तो उसका मकसद ये है कि मैंने ट्रैवल बहुत किया है। यानी मैं जब चिन्योट में रहता था तो हर हफ्ते मैं अपने गांव जाता था जो 14 मील दूर था। उसके बाद जब मैं लैलपुर था तो फिर मैं मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, यानी आप हैरान होंगे मेरी ये बात सुन के कि पहली जो पाकिस्तान की किसान कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1970 में हुई थी। मैं 20 साल का था उस वक्त, और मैंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी एज ए मजदूर लीडर। यानी उस वक्त मैं लैलपुर में था और कराची में था बल्कि, और कराची से मैं उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आया था जिसमें मौलाना पशानी आए थे। यानी वो पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना है, आधा पाकिस्तान, उसको बचाने की आखिरी कोशिश थी हमारे प्रोग्रेसिव वर्कर्स और ट्रेड यूनियन की कि हम बचाएं। तो एक बहुत बड़ी किसान कॉन्फ्रेंस हुई थी 23 मार्च 1970 को, जिसमें मौलाना पशानी आए थे, और हमने कोशिश की थी कि पाकिस्तान को बचाया जाए, लेकिन वो नहीं बच सका। तो मैं एक्टिव था। तो जब आप एक्टिविस्ट होते हैं, जब आप पॉलिटिकल, ह्यूमन राइट, मजदूरों, किसानों के हकूक़ के लिए काम कर रहे होते हैं, तो आप और कहाँ होंगे? आप सड़कों पे ही होंगे। आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, कभी आप लैलपुर में हैं तो कभी आप मिंट गुमरी में, तो कभी आप क्वेटा में हैं, तो कभी आप मियाँ वाली में हैं, कभी आप सिंध के इंटीरियर में हैं, महारियों की कमेटी में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं सड़कों पे, यहाँ पे भी आप मुझे देखते हैं कि मैं आपको आज सुबह, अगर मैं चेल्सी में था, वेंड्सवर्थ में एक मीटिंग थी, तो दोपहर का मैं किसी और जगह पे मीटिंग की, अब आफ्टरनून में आपके साथ हूँ, शाम को इफ्तारी और खाना हमारे पाकिस्तान के दोस्त हैं उन्होंने किया होता है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसका मतलब ये आप सड़कों पे ही होते हैं। और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आदमी हूँ। जब पाकिस्तान में था तो बसों में, ट्रेनों में सफ़र करना, और यहाँ पे हूँ तो यहाँ भी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आप बातें कर रहे हैं। लाचारी साहब, सड़कों के हवाले से आपने बताया, अब ये आप बताइए कि आपने तालीम के हवाले से भी मैंने आपसे बात कर ली, आपकी पैदाइश के हवाले से बात कर ली है। जिस वक्त आप सड़कों पे घूमते थे, शादीशुदा थे उस वक्त आप, या गैर शादीशुदा थे? नहीं, देखिए, शादी मेरी 1973 में हुई। अच्छा, तो 67 से 73 तक ये जो 6 साल का पीरियड है, ये मैं इलोन यानी सिंगल था और सड़कों पे घूमता रहा। इन्हीं मेरे घूमने के दौरान मेरी मुलाकातें बहुत बड़े बड़े लोगों से हुई। जैसे आपको मैंने अर्ज किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहली मेरी मुलाकात 1966 में हुई थी, जब उन्होंने अयूब खान की कैबिनेट से इस्तीफ़ा दिया। हमारे घर तशरीफ लाए थे शेख रशीद साहब, मुख्तार राना साहब, और ये एक जनरल अभी रिटायर हुए तारिक परवेज़, इनके वालिद साहब अली बहादुर उनके साथ थे, जो राजा अली बहादुर के नाम से लैलपुर के बहुत बड़े लोग थे। और फिर इसी तरह जब आप पाकिस्तान के अंदर दीगर लोगों से मुलाकात होती रही, और बड़े बड़े उस्ताद दामन से मुलाकात हुई, फैज़ अमन फैज़ से हुई, हबीब जालिब से हुई, शेख रशीद की मार्फत जितने प्रोग्रेसिव लोग थे, CR असलम हूँ, आबिद हसन मंटो हूँ, जाम साकी हूँ, जितने तुफैल अब्बास हूँ, लेफ्ट के लोग जो कम्युनिस्ट भी थे, लेफ्ट के थे, प्रोग्रेसिव थे, उन सब से मुलाकातें रही।
जो डेमोक्रेट थे, जो अवाम की बात करते थे, जो मजदूरों की बात करते थे, जो आम पाकिस्तानी के बेहतर ज़िंदगी गुजारने के ज़राए की बात करते थे। मेरा उनके साथ रब्ता रहा और उनसे काम करता रहा और मुलाकातों का ये सिलसिला जारी है। उन्हीं मुलाकातों में, जैसे मैंने अर्ज़ किया, नेल्सन मंडेला से मुलाकात को आसान तो नहीं है, जेसी जैक्सन से मुलाकात हुई मेरी, इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े लोगों से, यानी हुगो चवाज से मैं मिला हूँ कई दफ़ा, यानी जो अभी फौत हो गए हैं, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे। अफ्रीका के कई लीडरों से मेरी मुलाकातें नहीं जो यहाँ आते रहते। वो प्रोग्रेसिव हूँ, डेमोक्रेट हूँ। जो डिक्टेटर हैं उनको मैं कभी मिलना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो आप माशाल्लाह काफ़ी लोगों से, और आपकी शख्सियत माशाल्लाह ऐसी है कि आप इसमें सारी दुनिया से आप मिलते हैं। तो फिर आपकी शादी हो गई? जी, 1973 में मेरी शादी हो गई। शादी कोई लव मैरिज थी या कोई अरेंज मैरिज थी? सेमी अरेंज थी। मेरी वालदा ने अपनी मौत से पहले मेरी कज़न, चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर यूजुअल शादी जो फैमिली में होती है, कज़न, मसेर, पितरेर, ये हम पंजाबी में, सिंधी में कहते हैं कि मासी की, खाला की बेटी, अंकल की बेटी, उन्हीं से होती है। तो मेरी अंकल की बेटी थी जिनसे मेरी वालदा ने उनके सर पे हाथ रख दिया और मैंने वो निभाया और मेरी उनसे 1973 में शादी हुई। माशाल्लाह 5 मेरे बच्चे हैं, 4 बेटे और 1 बेटी है। बेटी का नाम मैंने बेनज़ीर भुट्टो से मुतासर होकर बेनज़ीर रखा हुआ है और आजकल वो यहाँ लंदन में केंसिंगटन चेल्सी में, जहाँ मैं काउंसलर रहा हूँ, काउंसलर है। अच्छा, माशाल्लाह, आपके 5 बच्चे हैं आपके? जी। अच्छा, वैसे तो जब से मैं आपको देख रहा हूँ, मतलब यूके में आप काफ़ी रंगीन मिजाज हैं। कभी ज़िंदगी में मोहब्बत करने का भी इत्तेफाक हुआ? बेपनाह मोहब्बत किया, लेकिन सबसे बड़ी मेरी मोहब्बत जो है वो पॉलिटिक्स से है, अवाम से है, आम गरीब आदमी से है। और आप मुझे देखते हैं कि मुझे इस मोहब्बत के अलावा किसी और मोहब्बत का कभी शौक़ नहीं हुआ। मैं खूबसूरत लोगों को पसंद करता हूँ, खूबसूरत लोगों के साथ मैं सफ़र भी करता हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ, लेकिन वो जो मोहब्बत एक उस जज्बे को कहते हैं जो एक ख़ास लाइनों को क्रॉस करता है, शायद वो मैंने अपनी बेगम के अलावा और किसी से नहीं की। अगर किसी से की है तो वो आम आदमी, आम इंसानों से, गरीब लोगों से और इंसानों से मोहब्बत की है। उसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। मैं कभी उनको उस नज़र से नहीं देखता जिसकी तरफ आपका इशारा है। अच्छा, चलें। दूसरा ये है कि आपका सिंध, एंटीरियर सिंध से भी आपका ताल्लुक़ रहा है। लाशारी माशाल्लाह एक बड़ा घराना है, बलोच फैमिली है जी। सिंध में तो आमतौर पे जब लोग मशहूर हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं तो उनमें 2-3 शादियों का एक सिस्टम हो जाता है कि एक गांव की बीवी है, एक शहर की बीवी है। तो आपने भी एक के अलावा ही शादी की? एक ही शादी है या कि और भी आपने कोई? नहीं जी, मेरी माशाल्लाह एक ही शादी है। मुझे, जैसे मैंने कहा कि 1973 से लेके अब तक 43 इयर्स हो गए हैं और बड़ी कामयाब शादी है। मेरी ज़िंदगी में इन कामयाबियों में मेरी बेगम आबदा का बहुत साथ है और मेरी फैमिली का बड़ा साथ है, यानी आबदा का मेन। और चूँकि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं और ख़ास करके तीसरी दुनिया की पॉलिटिक्स करते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप घर में बहुत टाइम दे सकें, उनको बहुत लुक आफ्टर कर सकें, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकें और स्टेबल कर सकें। उनका जो साथ होता है वो आपको दर में सुख ने हर वक्त आपका साथ देती हैं। मेरे घर में एक ऐसा वक्त था, यहाँ लंदन में भी और पाकिस्तान में भी, कि मफरूर लोग, जो पॉलिटिकल मफरूर, यानी मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो कातिल मफरूर होते हैं, पॉलिटिकल मफरूर, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं जर्मनी से, हर जगह से आते थे, तो घर में हमारे कॉरिडोर में भी सोए होते थे। मेरे घर में 20-20 लोग आके खाना खा रहे हैं और सो रहे हैं। लोग मुझे जागीरदार समझते कि जबकि मैं नहीं हूँ। मैं ये बताता चलूँ कि बहुत मामूली ज़िम्मेदार घराने से मेरा ताल्लुक है, लेकिन एटीट्यूड जो है वो जागीरदाराना था कि आए हुए घर को दरवाजे पे हमेशा लुक आफ्टर करना है, उनको खाना जो भी आपके पास है, बल्कि ये इस्लामी भी है। मुझे याद है और पढ़ा भी है मैंने कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जो पका होता था वो उठा के मेहमान को दे देते थे। तो मैं इस रवायत पे कायम रहा और मेरे घर में ज़ाहिर है अगर आपकी बीवी और आपकी बेगम, अगर आपदा मेरा साथ ना देती तो मैं कभी कामयाब ना हो सकता। शादी की तरफ कभी ख्याल नहीं किया, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि चूंकि आप जब लोगों से प्यार करते हैं और लोग आपसे प्यार करते हैं तो वो फिर आपको वो सरहद या वो हद क्रॉस करने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। चूँकि मेरी मेल और फीमेल को मैं इक्वल इंसानों के तौर पे ट्रीट करता हूँ, उनको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं देखता। नाज़रीन, लाशारी साहब की आप बातें सुन रहे हैं। अब इस वक्त हम एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ जा रहे हैं
और वक्फे से वापस आके लाशारी साहब से जो गुफ्तगू है इसका सिलसिला जारी रखेंगे। खुश आमदीद नाज़रीन, आज हमारे मेहमान मुश्ताक लाशारी साहब हैं और यूरेशिया वर्ल्ड न्यूज़ के लिए आज इनका ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, इसलिए मैंने आज कुछ हिम्मत करके कुछ लाशारी साहब से ज़िंदगी के ज़ाती कुछ सवालात भी कर दिए, जिसमें मोहब्बत की भी बातें हुई, तालीम के हवाले से भी हुई, शादी के हवाले से भी हुई। बहरहाल ये हर इंसान की ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं। तो चलते हैं आगे। जो है लाशारी साहब, इस दूसरे हिस्से में आपसे ये मैं पूछूंगा, बरतानिया आप कब तशरीफ़ लाए थे? मैं 1981 में आया था। जैसे आपको मैंने अर्ज़ किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब हम जान बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें फिर बहुत एंगल आए, क्योंकि हमने पहले पब्लिक सिविल जो एक तरीका होता है डेमोन्स्ट्रेशन का, उसके ज़रिए जान बचाने की कोशिश की। तो ज़ियाउल हक साहब ने कोड़े मारने शुरू कर दिए, जेल फेंकना शुरू कर दिया लोगों को। तो फिर हम अंडरग्राउंड हो गए, तो हम अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करते थे। फिर अल-जुल्फ़िकार आ गई, आपको याद होगा, जिसने हाईजैकिंग की थी। मैं चूँकि PIA मुलाजिम वो जो सलामुल्लाह टीपू जो था वो आपका कोई जानने वाला था। अच्छा, जानने वाला बिल्कुल था। बच्चों की तरह था। अच्छा, स्टूडेंट लीडर था हमारा वो। जी जी। और चूंकि स्टूडेंट जज्बाती होते हैं, मैं स्टूडेंट और लेबर को लुक आफ्टर करता था उस जमाने में कराची में पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया है कि मैं डायरेक्टली पीपल्स पार्टी में नहीं था, मैं एक साइड के तौर पे काम करता था, एयरवेज एम्प्लॉयज यूनियन PIA। तो वो चूंकि हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिनमें अखबार निकालना, अंडरग्राउंड लीफलेट निकालना, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करना, उसी दौरान मुझे सिंध भी जाना पड़ता था, दूसरी जगह पे PIA के हवाले से मैं PIA में था। बेगम नुसरत भुट्टो साहबा, जब भुट्टो साहब की शहादत हो गई और इनको एक्टिंग चेयरमैन बनाया, तो बेगम नुसरत भुट्टो साहबा मुझे अपना बेटा बनाया हुआ था उन्होंने। वो बहुत, मैं उनके 70 क्लिफ्टन में मेरा आना जाना इस तरह था। मैं समझता हूँ कि इस शहर में, लंदन में इस वक्त जो दो लोग हैं, एक मैं और एक अकरम कैम खानी, तो आप ज़रूर पूछिएगा, इन दोनों की एक्सेस जो थी 70 क्लिफ्टन में इस वक्त थी कि हम रात को, दिन को गाड़ी के बूट में बैठ के, गाड़ी में छुप के, हमें इजाज़त थी। वहाँ पे जो गार्ड होते थे दरवाजे पे, वहाँ पे जो लोग होते थे, एक अरशाद राव साहब हैं जो पीपल पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी थे, अल-फतह पर्चा निकालते थे, और बहुत सारे और लोग, समी मुनीर फौत हो गए। इनके थ्रू हमारी एक्सेस जो थी 70 क्लिफ्टन में, यानी बेगम नुसरत भुट्टो और पीपल पार्टी की टॉप लीडरशिप तो यही थी ना, जतोई हो गया, मुमताज़ भुट्टो, इन तक हमारी एक्सेस डायरेक्ट थी और मेरा 70 क्लिफ्टन में आना जाना था। आप गिरफ्तार तो नहीं हुए? मैं मफरूर रहा, कभी गिरफ्तार नहीं। अच्छा, गिरफ्तार। लेकिन मेरे बहुत सारे साथी जो हैं वो जेलों में रहे, कोड़े लगे उनको, मारे गए, जिनमें सलाम टीपी है, उसके अलावा असद पठान है, वो नासिर बलोच है, बेपना हमारे लाहौर के साथी थे जो बच्चे थे, नौजवान थे, और उनको ज़ियाउल हक ने या तो फांसी लगा दिया या उनको आम बम फाटते हुए वो मारे गए या पुलिस मुकाबले में मारे गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक़्त हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था कि ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ जो है हम जहाँ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे थे, वो फिर MRD बनी थी। MRD में भी हमारा बड़ा एक्टिव रोल था कि मेराज मोहम्मद खान की पार्टी अवामी तारीख और फतेह याब खान की जो मजदूर किसान पार्टी थी उसको एंट्री कराना। फिर वो हाईजैकिंग हो गई, तो उसके बाद मेरे लिए पाकिस्तान में रहना इतना मुश्किल हो गया कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। पुलिस हर जगह पे छापे मार रही थी, मेरे गाँव में चली गई, मेरी फैमिली वालों को तंग किया, मेरे वालिद को, मेरे फादर इन लॉ को अरेस्ट कर लिया, और बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर जो जेल में थी उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो फिर मुझे बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने जेल से ये मैसेज भिजवाया अब्दुल हफीज़ लाखो साहब के जरिए, जो अब भी जिंदा हैं, कि जनाब मुश्ताक साहब, आप किसी तरीके से अगर मुल्क छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ दें। मैं मुल्क छोड़ के 12 जून 1981 में इंग्लैंड आ गया, और यहाँ पे मैंने आते ही पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया। टोनी बेन से मेरी मुलाकात हुई, जिसको मैंने 30 साल अपने बहुत करीब पाया है। बहुत लोगों को मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर टोनी बेन जैसे 100 आदमी हम इकट्ठे कर लें और ये मुत्तहिद हो जाएं, तो शायद ये दुनिया को हम बदल के रख सकते हैं। और उन्हीं के थ्रू फिर मैंने लेबर पार्टी ज्वाइन की, और आज तक मैं लेबर पार्टी में हूँ। तो 81 में आपके सवाल का जवाब ये है कि यहाँ आया, यहाँ मैंने जहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, वहाँ चैरिटेबल काम भी किए, मैंने ट्रेड यूनियन में इन्वॉल्व हो गया, यहाँ की TUC में, लेबर पार्टी में, बल्कि तमाम बाकी एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ मैं यहाँ। अच्छा सर, 12 जून 1981 आपने बरतानिया की सरजमीन पे कदम रखा, पाकिस्तान आपने छोड़ दिया। कभी जी चाहता है कि दोबारा पाकिस्तान जाएं? कोई मोहब्बत है पाकिस्तान से, कि बस वो जब ज़िया साहब की वजह से या
लोग साथी मारे गए, दिल बर्दाश्त होके आपने सोचा कि अब नहीं वापस? जी जब मैं 1981 में आया था तो 12 जून से लेके जी 22 दिसंबर 1988 तक, जिस दिन मैं वापस पाकिस्तान गया था, मैं बिल्कुल इसी उम्मीद और इसी आसरे पे था कि मैंने पाकिस्तान में जाना है, मैंने पाकिस्तान में सियासत करनी है, मैंने PIA को दोबारा ज्वाइन करना है और मैंने उसी तरह पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करते रहना है जैसे मैं पाकिस्तान में कर रहा था आने से पहले। और ये जो पीरियड था 1981 से लेकर 1988 तक, जिसमें बेगम नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मुस्तफ़ा खर, जाम सादिक अली, शेख रशीद, ये सारे लोग भी इंग्लैंड आ गए थे, आपको याद होगा 83 के एंड में, 84 के शुरू में। और फिर हम कोशिश करते रहे और स्ट्रगल जारी रही। 86 में जब बेनज़ीर वापस चली गई, 2 दिसंबर 1988 को यानी 17 अगस्त को ज़िया-उल-हक का जहाज़ उड़ा और 2 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर ने टेक ओवर किया। जूँ ही क्रिसमस की छुट्टियां हुई, चूँकि मेरे बच्चे पढ़ते थे, तो मैं 22 दिसंबर 1988 को पाकिस्तान चला गया और मैं पाकिस्तान में जाके वहाँ पूरी फैमिली के साथ, यहाँ सब कुछ बेच बचा के, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा और मुझे रिसीव किया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कर्नल हबीब, काजी सुल्तान महमूद जी एयरपोर्ट में मुझे लेने आए, बड़ा हाई डेलीगेशन। मैं कराची की बजाय इस्लामाबाद गया क्योंकि मुझे फियर था कि मेरे वो मुकदमात जो 1980 में 81 में मेरे खिलाफ बनाए गए थे वो अभी तक शायद अलाइव होंगे। तो मैं इस्लामाबाद में लैंड किया और फिर वहाँ मैंने देखा, वहाँ 2 साल रहा मैं, लेकिन उन 2 साल के दौरान मैंने ये देख लिया कि पाकिस्तान के अंदर मेरा पॉलिटिक्स करना, चूँकि मेरा मिजाज उस वक्त तक ब्रिटिश हो चुका था, मैं बहुत लिबरल, प्रोग्रेसिव, सेकुलर हो चुका था और वो पहले ही मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था पाकिस्तान में, यहाँ आके उसमें और मजबूती आ गई। तो फिर वहाँ की जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं उनमें मैं बिल्कुल फिट इन नहीं होता था। मैंने कोशिश की 1988 से लेकर 1990 तक कि मैं पाकिस्तान में रहूं और पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल रोल करूं, कोई किसी किस्म का, लेकिन जब मैंने वहाँ हालात को देखा कि वहाँ तो पॉलिटिक्स करने के लिए आपको करोड़ों नहीं अरबों रुपयों की ज़रूरत है, जबकि मैं जब छोड़ के आया था तो लाखों में सियासत होती थी, तो मैं फिर इसलिए यहाँ रुका। आपने बताया जैसे कि आप पे पाकिस्तान में मुकदमात कायम किए गए और आप पाकिस्तान छोड़ के आप आ गए, PIA से भी आपका ताल्लुक है। पाकिस्तान वो लोग छोड़ते हैं आमतौर पे जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात होते हैं, कोई आप भी कहीं उस बाउंड्री या दायरे में तो नहीं आते? ज़ाती सा सवाल। नहीं, मोहिन नवाब साहब, 1981 में जब मैंने छोड़ा था तो उस वक्त ना सियासत में इतनी करप्शन थी, ना ये आलम था जो आजकल है। क्योंकि उस वक्त जो लोग सियासत कर रहे थे, आप 70 की दहाई के लोगों को देख लें, पूरी कोशिश कर ली ज़िया-उल-हक ने कि किसी एक भी वजीर के खिलाफ कोई करप्शन का केस हो जाए, नहीं निकाल सके, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई, नहीं हो सका। मैंने जब पाकिस्तान छोड़ा था तो उसका करप्शन का ये आलम नहीं था। मैं ना तो कभी गवर्नमेंट के किसी ओहदे पे रहा हूँ कि करप्शन कोई हो। PIA का कोई लेन देन तो नहीं आपके? बिल्कुल नहीं। मैं फिर पाकिस्तान में 2 साल रहा हूँ। अगर कोई ऐसा होता तो कोई मेरे ऊपर मुकदमा को मुझे पूछता, मेरे ऊपर जितने मुकदमे थे वो सब झूठे मुकदमे थे, पॉलिटिकल मुकदमे थे, जैसे हाईजैकिंग का। कोई PIA के हवाले से ऐसा मुकदमा नहीं था कि आपने PIA का पैसा खा लिया या आपने खाने के बाद आपको जब तलाश किया गया तो आप लंदन भाग गए? नहीं जी, नहीं, कोई ऐसा नहीं है जी, अल्लाह न करे। कि मैंने जैसे अर्ज किया करप्शन के हवाले से मुश्ताक लाशारी साहब का जो दामन जो है वो साफ है, और PIA के करप्शन के हवाले से किसी किस्म का भी कोई करप्शन तो सवाल ही पैदा नहीं, तो उस दौर में नहीं थी। नहीं करप्शन, ये ज़िया-उल-हक की क्रिएशन थी, लेकिन आप पे तो नहीं आया कोई ऐसा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी भी ये एक भी आप 1970 की पूरी कैबिनेट जो भुट्टो की थी उसमें से किसी एक के खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस आप नहीं लगा सकते, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। कभी आज तक उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं लगे, चाहे जाए कि मेरे जैसे PIA की एक ट्रेड यूनियन के आदमी। ठीक है जी। लाशारी साहब, माशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से तो बड़ी तफसीली बातचीत हो गई है। अब चलते हैं कुछ लंदन का भी चैप्टर जो हम खोलते हैं, क्योंकि यहाँ माशाल्लाह आप, मेरा ख्याल जितनी शोहरत आप बता रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में कि आपको इजाज़त थी भुट्टो साहब के घर में आने जाने की, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ के दरवाजे भी 24 आवर आपके लिए खुले रहते हैं। तो वो इज़्ज़त जो अल्लाह ताला ने आपको वहाँ बख्शी थी, मेरा ख्याल वो इज़्ज़त यहाँ भी आपके पास है। तो चलते हैं UK के हवाले से। यहाँ पर नाज़रीन, लाशारी साहब जो है इनका ताल्लुक लेबर पार्टी से है और आप यहाँ पर काउंसलर भी रहे हैं, और आपकी बेटी जो है इस वक्त बेनज़ीर जिनका नाम बताया वो भी काउंसलर है। आज बरतानिया जो है EU से बाहर निकल गया है। लेबर पार्टी जो थी उन्होंने कहा था कि हम इसके साथ रहेंगे। आप हमारे नाज़रीन को जो है, पूरी दुनिया में हमारा चैनल जाएगा, आज के हवाले से क्या बताना चाहेंगे?
मोइन नवाब ये साहब, अच्छा हुआ या बुरा हुआ जो आपके ख्याल में? मुश्ताक लाशारी की क्या मतलब ख्याल है? मोइन नवाब साहब, मैंने जी बरतानिया के अंदर 1980 से आया हूं, तो 1983 में मैंने लेबर पार्टी ज्वाइन की थी। जैसा आपने फरमाया, मैं 1992 से लेके 2010 तक जी। 5 दफ़ा रॉयल बारो ऑफ कंजीगन चेल्सी में काउंसलर इलेक्ट होता रहा हूं, और वो इलाका जहां पे मेरे अलावा कोई पाकिस्तानी नहीं रहता था। और फिर मैं वाहिद पाकिस्तानी था जो कंजीगन चेल्सी में पहला एशियन पाकिस्तानी थर्ड वर्ल्ड का माइग्रेंट पहली दफ़ा डिप्टी मेयर हुआ था 2003-04 में। अब भी कंजीगन चेल्सी ने मुझे ऑनरेरी ओल्डर मैन का ओहदा दिया हुआ है, जो एक बड़ा मुश्किल और लाइफ के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात थी। लेकिन 1980 से लेके 81 से लेके आज तक मैंने कई इलेक्शन यहाँ पे लड़े हैं, देखे हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया है। अभी पिछले 2 साल में मैंने 4-5 इलेक्शन लड़े हैं। पहला इलेक्शन था हमारा 2015 वाला, जो हमने लूज किया, एड मिलीबैंड जिसके हमारे लीडर थे लेबर पार्टी के। उसके बाद मैंने देखा रेफरेंडम जो बरतानिया का वो उससे पहले 6 महीने पहले उस रेफरेंडम स्कॉटलैंड का था, उसमें मैं रिमांड की हक पे था कि स्कॉटलैंड आज़ाद ना हो। उसके बाद मेयर ऑफ लंदन का इलेक्शन जो आप सबके सामने है, सादिक खान, हमने उसको इलेक्ट करवाया। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते ही मैंने डॉक्टर रोजीना अलीन खान का इलेक्शन टूटिंग में लड़ा है, उसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं एक एक्टिविस्ट वहाँ काम करता रहा हूँ और हमने वो जीता है। आज तक बरतानिया के अंदर जितने इलेक्शंस में मैंने हिस्सा लिया है, जितने इलेक्शन मेरे सामने हुए हैं, इतना मायूस कुन रिजल्ट आज तक मुझे नहीं मिला। कोई शक नहीं कि लेबर पार्टी हार भी जाती है, लेबर पार्टी जीत भी जाती है, हम इलेक्शन जीतते भी हैं, हम इलेक्शन हारते भी हैं, लेकिन जितनी मायूसी और बददिली मुझे आज सुबह हुई है, इतनी इससे पहले कभी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि बरतानिया अब एक बहुत डेंजरस रूट पे चल निकला है इस इलेक्शन जो रेफरेंडम हुआ है इसके नतीजे में। मैं उसकी आपको वजह बताना चाहता हूँ। वजह यह है कि आज हम 21वीं सदी में जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे बड़ी इकॉनमीज हैं। आज सबसे कामयाब जो मुल्क है, जो सबसे जल्दी तरक्की कर रहा है, उसका नाम चाइना है। चूँकि चाइना एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। चाइना की आबादी जो है वो 1.5 बिलियन 1.2 बिलियन है। दूसरा मुल्क जो वहाँ तरक्की कर रहा है उसी नेक्स्ट डोर वो इंडिया है। इंडिया की आबादी 1.3 अब बढ़ गई है चाइना से। आप देख लें कि इस वक्त जो दुनिया के ब्रिक्स के नाम से हैं, यानी यूएसएसआर 1999 में टूटने के बाद जो दुनिया के अंदर इकोनॉमीज तेजी से मर्ज हुई हैं, उनमें चाइना, इंडिया, उसके बाद ब्राज़ील, चूँकि ब्राज़ील की आबादी भी 200 मिलियन है। उसके बाद आप देख लें कि साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपार्थाइड से जान छुड़ाई, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्टेट बनने जा रही थी यूरोपीय यूनियन, जिसको मैं यूएससी का नाम देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप। मैं समझता हूँ कि इस यूरोपियन यूनियन का आज हिस्सा होने का आने वाली नस्लों को बहुत फायदा होता है। आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, चूंकि हम एक बहुत बड़ी मार्केट का हिस्सा होते हैं। बरतानिया ने जो आज फैसला किया है, इसके 3 रिजल्ट निकलेंगे। पहला रिजल्ट तो ये है कि बरतानिया के अंदर इकोनॉमी जो है वो नीचे जाएगी अब, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो रेसिज्म बढ़ता है, जब रेसिज्म बढ़ता है तो आपको मुझे यहाँ डेंजर होगी। नंबर 2, यहाँ पे जिस तरफ हम चल निकले हैं, जैसे लेबर पार्टी की लीडरशिप आपने देखी कि एड मिलीबैंड टोनी ब्लेयर के बाद एक लेफ्ट की तरफ चली गई है, और आज जेरेमी कोरबिन जैसा लीडर है वहाँ पे। मैं उसकी पॉलिसी से एग्री करता हूँ, मेरा पर्सनल दोस्त है, लेकिन वो इलेक्टेबल नहीं है बरतानिया में। ये आप देख लें कि हमारी मेंबरशिप 2 लाख से 4 लाख चली गई है, लेकिन क्या 4 लाख आदमी यहाँ इलेक्ट कर सकते हैं लोगों को? नहीं। इसी तरह अब क्या होगा कि कंजर्वेटिव पार्टी, जिसको मार्गरेट थैचर के बाद, बड़ी हिम्मत के बाद, यानी आप देखें कि इन्होंने 3 इलेक्शन हारे हैं, 1997 का, 2001 का, 2005 का, 2010 में इन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई।
4 इलेक्शन हारने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी को इनको एक राइट विंग पार्टी से सेंटर की पार्टी बनाना पड़ा। इस रेफरेंडम के बाद आप ये नोट फरमा लें और पूरे पाकिस्तानी जिन्होंने वोट दिया है रेफरेंडम के निकलने के लिए, वो ये देख लें कि ये पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी आप राइट विंग चली जाएगी। इसकी जो अब लीडरशिप होगी वो रेसिस्ट बीएनपी के लोगों के पास, यूकेप के लोगों के पास, जो हमारे माइग्रेंट एशियन को बिल्कुल निकालना चाहते हैं, यहाँ से मुसलमानों को निकालना चाहते हैं, उनके हाथ में होगी। सो आपके लिए, मेरे लिए और हमारे जैसे पाकिस्तानी और एशियन और कालों के लिए यहाँ जिंदगी अब और मुश्किल हो जाएगी। ये तो एक 2-3 चीजें थी। अब आखिरी बात मुझे कर लेने, क्योंकि आपने एक ऐसे इशू को छेड़ा जो मेरे बहुत दिल के करीब है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अब यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन के ऊपर बहुत मुश्किल कड़ी किस्म की शराइत लगाएगी अगर बरतानिया को यूरोपियन मार्केट का हिस्सा रहना है। और वो शराइत यही होंगी कि जनाब आप यूरोपियन यूनियन के जो बाशिंदे हैं उनको फ्री मूवमेंट दें, जिसके खिलाफ यहाँ पे जो रेफरेंडम के खिलाफ जिन्होंने ब्रेक्सिट के लिए वोट किया, उन्होंने झूठ बोला है कि ये माइग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, उन्होंने झूठ बोला है कि वो लोगों की जो वेजेस हैं उनको बेहतर करेंगे। आप देखेंगे कि ये उसको ख़राब करेंगे। नाज़रीन, लाशारी साहब की आप सुन रहे हैं, हम आज जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी रेफरेंडम के हवाले से भी इन्होंने कुछ बताया है। हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आके जो अपना सिलसिला जारी रखेंगे और गुफ्तगू का। आप हमारे साथ रहिए। खुशामदीद नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमारे साथ जो है बरतानिया की और पाकिस्तानी सियासत के एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ और एक बहुत सीनियर शख्सियत हमारे साथ है, और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो अपने इतने मसरूफ़ वक्त में से जो है वो उन्होंने हमारे यूरेशिया वर्ल्ड न्यूज़ चैनल के लिए टाइम निकाला है, आए हैं। और आज हमारी मुश्ताक लाशारी साहब से बातचीत हो रही है और कुछ अभी आपने देखा कि जो है इनसे हमारी जो है रेफरेंडम के हवाले से बातचीत हो रही थी। लाशारी साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि रेफरेंडम का तो रिज़ल्ट आ गया है जो है, अब आप बीइंग एशियन, मतलब हम ब्रिटिश एशियन, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, आप क्या समझते हैं कि एक सीनियर सियासतदान होने के नाते ये जो हम EU से निकले हैं आज, इस पे कोई मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को या इंडियंस को या एशियन लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा जो यहाँ रहते हैं? नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अब बरतानिया जो है वो आइसोलेशन में चला गया है। अब आपने देखा है कि इसका नतीजा ये निकला है कि जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसने आज ऐलान कर दिया कि मैं स्टैंड डाउन कर रहा हूँ। तो अब ब्रिटेन का एक प्राइम मिनिस्टर नया आ जाएगा, वो इलेक्टेड नहीं होगा, वो इंटरनली इलेक्ट होके, यानी 1.5 लाख मेंबर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, वो उसको इलेक्ट करेंगी। तो उसको एक तो पहले फोर्स करेंगी पूरी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज और सिचुएशन के उसको वो एक दूसरे इलेक्शन में जाए। सो मैं अगले साल 2017 में ब्रिटेन में जनरल इलेक्शन देख रहा हूँ। दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड जो है वहाँ इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट है वो अब तेज हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उसका आयरलैंड के साथ जो बॉर्डर है वो सॉफ्ट बॉर्डर है, यानी वहाँ कोई बॉर्डर एज सच नहीं है, कोई समुंदर की तरह जैसे हम यहाँ जजीरा है बरतानिया, वो जजीरा नहीं है। तो वो आयरलैंड को अपने साथ, नॉर्दर्न आयरलैंड को अब हमारे साथ अपने साथ रखने के लिए मुश्किलात होंगी। और अगर यहाँ पे राइट विंग, जिसका मुझे खतरा है, लीडरशिप आ जाती है, जो आएगी, क्योंकि जो ब्रेक्जिट वाले हैं उनमें देखें कि BNP के एक फार्मर लीडर ने 6 लाख पाउंड की डोनेशन की है, और जो ब्रेक्जिट वाले कहते हैं कि हम वापस करेंगे, उन्होंने अब तक वापस नहीं की। BNP वो पार्टी है जो बरतानिया के अंदर से तमाम माइग्रेंट्स को निकालना चाहती है, चाहे कि मुसलमानों को, चूंकि मुसलमान तो आजकल टारगेट है, वो तमाम माइग्रेंट को, जिनमें काले अफ्रीकन भी हैं, जिनमें एशियन है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, चाइनीज, वो सबको, तो वो BNP। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि यूकेप जो यूनाइटेड किंगडम की इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसके कई लोगों को ऑलरेडी पार्टी से निकाला गया है एंटी मुस्लिम रिमार्क्स पे। उसने जब यूकेप के लीडर नाइजल फराज ने ब्रेकिंग पॉइंट का जो पोस्टर लगाया था उस पर सईदा वारसी ने रिजाइन किया और खुद ब्रेक्जिट वालों ने उससे अपने आप को डिस्टेंस कर दिया। तो अब आपकी जो नेक्स्ट फ्यूचर की लीडरशिप कंजर्वेटिव पार्टी की होगी, उनका जो नुक्ता नज़र है वही राइट विंग का है, एंटी माइग्रेंट, एंटी मुस्लिम, एंटी वर्किंग क्लास लोगों का, वर्कर्स का, चूंकि हमारी मेजॉरिटी जो है माइग्रेंट की यहाँ पे वर्कर हैं, क्लीनर हैं,
छोटे काम करते हैं, ये जनरली उनके खिलाफ है, वर्कर के राइट के खिलाफ है। यहाँ की NHS को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी डाउन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो आपकी कट कहाँ पे करोगे? ऑलरेडी इस गवर्नमेंट ने पिछले 6 साल में इतने कट किए हैं कि मैं आपको बता सकता हूँ कि NHS के अलावा और एजुकेशन के अलावा क्या हाल है लोकल काउंसिलों का, क्या हाल है उनकी। तो ये जब राइट विंग की पार्टी आएगी, रिसेशन आएगा, इकोनॉमी वीक होगी, तो ये किस पे कट करेंगे? ये हाउसिंग बेनिफिट कट करेंगे, ये बेनिफिट कट करेंगे, ये NHS को टारगेट करेंगे। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो गरीब आदमी की फैसिलिटीज़ हैं उनको कट होंगे। और वो गरीब आदमी कौन है? माइग्रेंट है, जिनमें मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सब जो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ अगले कई साल, ये कोई 1 साल की बात नहीं, अब ब्रिटेन इज आउट ऑफ यूरोप। आप ये समझ लें कि अब एज ए ब्रिटेन इनको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा बरतानिया के साथ, चाइना के साथ, कनाडा के साथ, तमाम वो ममालिक के साथ। यस, कॉमनवेल्थ के अंदर ये अपने आप को इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी आज से हम रेफरेंडम की जीत के बाद अब हम एक नई टेरिटरी में दाखिल हो गए हैं जो अननोन है, जिसका किसी को पता नहीं कि यूरोप वाले हमसे क्या डिमांड करेंगे जब हम उनको कहेंगे कि हमें आप एक्सपोर्ट की इजाज़त दो। या ये जो किसानों को, आपके ब्रिटेन के किसानों को रिबेट मिलती थी, ग्रांट मिलती थी यूरोपियन यूनियन से, वो बंद हो गई, हमें वो देनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि हमें इकोनॉमिकली नुकसान होगा, हम पार्टी एज ए गवर्नमेंट राइट विंग शिफ्ट हो जाएगी, और माइग्रेंट और जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो अब मुश्किलात का शिकार होंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस वक्त लाखों का मिलियंस के हिसाब से लोग जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज से इंग्लैंड में आए हुए हैं। उसमें पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, कोई जर्मनी से हैं, कोई ईस्टर्न यूरोप से हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, ये यहाँ जॉब्स भी कर रहे हैं, यहाँ इनको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। क्या इनकी जॉब्स या बेनिफिट पे इस रेफरेंडम का कोई असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। अब इनमें से मेजॉरिटी जो है उनको, जो यहाँ सेटल नहीं हुए और जिनके यहाँ पे जॉब्स नहीं हैं, उनको ये निकाल देंगे। जो यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट रहते हैं, जो प्राइवेट फर्में यहाँ पे काम करती हैं, उन पे सख्ती करेंगे। जैसे अब उम्बर थी यहाँ पे, आपको पता है कि कैब आजकल बहुत सस्ती हो गई थी। आप अपने घर से बुलाएं उम्बर को और वो आपसे आधो पैसों पे, चूँकि वो उन्होंने रोमानिया के और बल्गारिया के लोगों को ड्राइवर रखा हुआ है जिनको 5 पाउंड 6 पाउंड पर आवर वो देते हैं, बजाय 15 पाउंड 17 पाउंड देने के। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो चीप लेबर की वजह से आपकी मकानों को बनाने में लेबर चीप थी, अब तनख्वाहें बढ़ेंगी, इकोनॉमी वीक होगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी, तो उसमें डिसबैलेंस होगा। डिसबैलेंस होगा तो कहीं से पूरा करना है। इन लोगों का जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, क्या उनकी एंट्री वो यहाँ काम नहीं कर सकेंगे नहीं इस रेफरेंडम के तहत? इनका मेजर ये है, अब रीनेगोशिएट करना पड़ेगा ना। बरतानिया आप चाहेगा कि वो यूरोपियन यूनियन में जो उनकी एक्सेस है एक्सपोर्ट की वो कायम रहे, यानी उन पर टैरिफ न लगाए वो। तो यूरोपियन यूनियन कहेगी कि आप हमारी फ्री मूवमेंट को रहने दें। तो ये इनको नेगोशिएट, यानी इनको अगर उनसे कुछ लेना है तो अब कुछ देना भी पड़ेगा, ये जो भी गवर्नमेंट है। तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को आप रोक नहीं सकेंगे। मेरे ख्याल में आपको वो टैरिफ की अवेलेबिलिटी के लिए ये कंडीशन वो लगाएंगे कि हमारा फ्री मूवमेंट को आप कायम रखें, और इनके पास कोई चारा नहीं होगा, इनको फ्री मूवमेंट देनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने झूठ बोला है। इनको पता था कि हम ये बंद नहीं कर सकेंगे, उसके बावजूद इन्होंने कहा कि हम बंद कर देंगे। आप देखेंगे कि ये बंद नहीं। इस वक्त जो है मेरे कई दोस्त हैं जो मैं जानता हूँ जो यहाँ पर जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों की मैं बात करूँगा, कि कोई किसी के पास जर्मन पासपोर्ट है, किसी के पास दूसरी यूरोपियन कंट्री का है, वो इस वक्त अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ रह रहे हैं और फ्रीली जॉब्स कर रहे हैं। तो क्या उनकी जॉब्स पे कोई असर पड़ सकता है? बट डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि अभी ये तो डिक्लेयर तो नहीं हुआ कि ये जो इस वक्त जो इस मुल्क में लोग रह रहे हैं यूरोपियन यूनियन का, उनका क्या करना है। अगर उनके पास जॉब्स हैं तो क्या आप उनको फौरन निकाल देंगे? तो उनकी जगह पे किसको रखेंगे? वो कंपनियां रजिस्ट करेंगी। देखिए ना, इस मुल्क के अंदर आज भी ये तो इजाजत है कि अगर आपके पास जॉब है या आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है तो आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो अगर किसी के पास जॉब है तो आप उसको जॉब से तो नहीं निकाल सकेंगे। इसी तरह मेरा अपना ख्याल ये है कि ये फ्री मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आज से आपने डेविड कैमरन ने इनकार कर दिया है कि वो सेक्शन 50 जो इसके तहत ट्रिगर होगा नेगोशिएशन, जिसके एंड में हम नए एग्रीमेंट करेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ और दीगर ममालिक के साथ, उसने कहा मैं ट्रिगर नहीं करूंगा, बल्कि जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर आएगा वो ट्रिगर करेगा। तो अभी आप 2
साल कम अज जी। कम, मिनिमम 2 इयर्स आप अनसर्टेनिटी में हैं, आपको कोई पता नहीं कि आपके साथ क्या होगा। जो यहाँ पे वर्कर लोग काम कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा, जो नए लोग आने वाले हैं उनके साथ क्या होगा, जो यहाँ पे जॉब मार्केट में आपकी वैकेंसियां बनेंगी उस पर आप किसको रख सकते हैं और किसको नहीं रख सकते, यानी आप बिल्कुल एक अनसर्टन टेरिटरी में आप एंटर हो गए। अच्छा, इसमें अब ये कि पहले यूरोपीय यूनियन बनने से पहले इंडिया, पाकिस्तान या डिफरेंट कंट्री से जो है ये बाकायदा गवर्नमेंट अनाउंस करती थी कि जी 1 लाख जॉब्स हैं, 2 लाख जॉब हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वर्क परमिट पे हम लोगों को बुलाएंगे। क्या ये अब वो वर्क परमिट वाला सिलसिला आगे चलेगा या कि नहीं? मैं नहीं समझता को शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे जब एक लॉ बन जाता है, आपको पता है कि 1983 की 31 जनवरी तक कॉमनवेल्थ की किसी कंट्री को वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप आते थे एयरपोर्ट पे आपको स्टैंप लग जाती थी। मार्गरेट थैचर ने 31 जनवरी 1983 में वीजा सिस्टम शुरू किया। अब वो वीजा सिस्टम टाइट होता गया है, उसमें रिलैक्सेशन नहीं आई। यहाँ पे जब एक कानून बन जाता है तो उसको रिवर्स नहीं किया जाता। आपने जब ये पॉइंट सिस्टम ये लाने की कोशिश करेंगे जो जैसा कनाडा में है, और उस पॉइंट सिस्टम के तहत ये लोगों को लाएंगे, लेकिन उस पॉइंट सिस्टम में फिर यूरोपियन यूनियन वाले क्यों ना अप्लाई करें। अगर इंडिया और पाकिस्तान वाला अप्लाई करेगा तो साथ रोमानिया वाला भी कर सकता है, बल्गारिया वाला भी कर सकता है। और चूंकि बल्गारियन और रोमानियन जो है वो नजदीक है, उसकी इतनी दूर नहीं है, उसको ये जल्दी जवाब देंगे। नंबर 2, उसका कल्चर एक है। अब तो ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे आपकी राइट विंग, जो मैं पार्टी की बात करता हूँ बार बार, ये आपके ऑलरेडी अगेंस्ट हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पे क्रिश्चियन आए, यहाँ पे उन ममालिक से लोग आए जिनका कल्चर हम जैसा है, यानी जो हमारे कल्चर को, हमारी वैल्यूज को यहाँ चैलेंज नहीं करते, उनको ये वेलकम करेंगे। आपको क्यों वेलकम करेंगे? जी नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और लाशारी साहब से आज हमने अब इस वक्त जो हमारी गुफ्तगू चल रही है वो रेफरेंडम के हवाले से, और लाशारी साहब चूँकि एक बहुत ही सीनियर जो है वो सियासतदान है और लेबर पार्टी से इनका ताल्लुक है, और बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने जो है ये बताया है कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लाशारी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म होने वाला है। अब मैं चाहूँगा कि सियासत से हट के कुछ थोड़ी ज़ातियात पे जो है आपको मौका दिया जाए कि हमारे नाज़रीन और आप आमने सामने हो जाएं। अब हमारे नाज़रीन को ये बताइए, मुश्ताक लाशारी क्या है? आप ये वक्त आपका है, इसमें आप अपने आप को डिफाइन करें। आपकी ज़ाती ज़िंदगी क्या है? चैरिटी करते हैं या किस तरह, मतलब आपकी लाइफ में? मैं जी इस वक्त 2 तंजीमें चलाता हूँ। एक मेरी चैरिटेबल है झोंक एड प्रोजेक्ट। झोंक मलिया मेरे गांव का नाम था जहाँ मैं पैदा हुआ था आज से 66 ईयर्स अगो, और वहाँ पे मैं डिसेबल बच्चियों के लिए, मेंटली डिसेबल बच्चियों के लिए एक सेंटर बनाना चाहता हूँ। उसका हमारा नेक्स्ट इवेंट जो है फंड रेजिंग इवेंट, वो 3 जुलाई को साउथ हॉल में है। जो कोई शख्स आना चाहे, डोनेट करना चाहे, उसकी वेबसाइट भी है jhokaid.org, www.jhokaid.org है। वो मैं चलाता हूँ कुछ ट्रस्टीज के साथ मिलके डिसेबल फीमेल बच्चियों के लिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, जैसे मैंने अर्ज किया मोइन नवाब साहब, और मैंने एक तंजीम बनाई हुई जिसका नाम है थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी। ये 10 अप्रैल 1986 को हमने बनाई थी, जब मैंने ये देखा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो कोशिश करके यूएसएसआर को तोड़ने के करीब पहुंच चुका है। और हमने कहा था कि हम नॉन अलायंस मूवमेंट ख़त्म हो चुकी है, आप जानते हैं कि अब वो नैम के नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हमने थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी बनाई थी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो पीस, जस्टिस, फ्रीडम, टॉलरेंस एंड डेमोक्रेसी है और ह्यूमन राइट है। हमारा नेक्स्ट इवेंट जो है वो 5 जुलाई को है, और हम 5 जुलाई को एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलके थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी की जो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप है पार्लियामेंट के अंदर, वो मिलके एमनेस्टी इंटरनेशनल के तहत ह्यूमन राइट्स इन इथियोपिया के काम कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर में होगा। मैं चूँकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी रखूँगा। मेरी अब ख्वाहिश है कि चूँकि मैं अब सेमी रिटायर्ड हूँ, अपनी जो अर्निंग है छोटी मोटी वो मैं पढ़ा के कुछ दूसरे कामों से लेता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपना कुछ वक्त पाकिस्तान को भी दूँ और पाकिस्तान के अवाम को वो शऊर और वो देने की कोशिश करूँ या उनसे शेयर करूँ जो मैंने यहाँ पे पिछले 35 साल में सीखा है। पॉलिटिक्स में यहाँ सीखा है, ह्यूमन राइट में यहाँ सीखा है। आपने देखा कि रेफरेंडम बहुत मुकाबला हुआ, जो निकल आने वाले थे और जो रहने वाले थे, लेकिन जब कल सारा दिन मैंने देखा कि मीडिया में कोई कमेंट नहीं कर रहा था, सब ये कह रहे थे कि हम इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। आज चूँकि आपकी जो कैंपेन है वो ख़त्म हो चुकी है कि कोई लोग हमसे इन्फ्लुएंस होकर एक भी वोट हक में या मुखालफत में दे। और जब उसका रिजल्ट आया आज सुबह, तो आपने देखा कि तमाम
ब्रिटेन की लीडरशिप ने एक्सेप्ट किया है, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। कि अवाम ने, सब कह रहे हैं, जर्मी कोरबैन, डेविड कैमरॉन, टॉम जो है उनका, टिम फेरन जो लिबरल डेमोक्रेट का है, एसएनपी की लीडर निकोला स्टर्जन, कि ये गलत फैसला हुआ है और हम इसको समझते हैं कि अवाम ने फैसला, लेकिन सब मान रहे हैं कि जो अवाम ने फैसला किया वो हमारे लिए फाइनल है। हमने उनको दिया ये मौका, उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हम जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, मुझे नहीं पता कि और क्या कुछ होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि, और मैं इस मुल्क में रहती हूँ, जो मैंने सीखा है, जो डेमोक्रेसी सीखी है, जो टॉलरेंस सीखी है, जो दूसरे के नुक्ता नज़र की रिस्पेक्ट करनी सीखी है, मैं उसको चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान में भी आम करें। चूँकि पाकिस्तान के अंदर, तीसरी दुनिया के अंदर ये मसला है कि जब आप किसी से इख्तलाफ राय रखते हैं तो लोग समझते हैं ये मेरा दुश्मन है। दुश्मन नहीं होता, आपकी राय मुख्तलिफ है, आप एक दूसरा रास्ता अडाप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मैं कंट्रीब्यूट कर सका वो करता रहूँगा। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और हिम्मत दे कि मैं ये अपना काम जारी रखूँ। शरीफ साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आए और आज हमारे यूरोशिया वर्ल्ड न्यूज़ के लिए आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया है। लेकिन आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपके साथ अगर बैठा जाए तो मेरा ख्याल है कि सुबह से शाम तक भी जो है माशाल्लाह इतनी, आप एक यूनिवर्सिटी का मैं समझता हूँ दर्जा रखते हैं, सियासत के हवाले से जो है और ह्यूमैनिटी के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त बड़ा महदूद होता है। मैं आपको बहुत शुक्रिया फिर से अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने आज मुश्ताक लाशारी साहब की बातें सुनी हैं हमारे प्रोग्राम में, और इंशाअल्लाह कि हम मुश्ताक लाशारी साहब को आगे भी इंशाअल्लाह दावत देते रहेंगे और मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते रहेंगे, और आगे भी चल के पाकिस्तान के हवाले से, यूके की सियासत के हवाले से, इनकी चैरिटी के हवाले से जो भी बातचीत है वो हम करते रहेंगे। अपना और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।